हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 9 चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ हमारे चैनल पर पीछे जाकर पार्ट 1 देख ले ताकि आपको चैनल चैप्टर की क्लैरिटी समझ में आए। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने 2.1 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। So let's start the chapter. Let me check whether it is recording. Yeah. So start the chapter with the structure of cell. So students, you have learned that cells are organized into specialized tissue and organ and collectively perform specific function. For these cells to function as unit, they must be able to interact with one another and with the surrounding. क्या कह रहा है बच्चों? आपने पीछे पढ़ लिया है कि सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं टू फॉर्म द टिश्यू मान लीजिए हर एक डॉट जो हमारा सेल है तो ये ऑर्गेनाइज्ड है। क्या कहते हैं इस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को? टिश्यू। क्या कहते हैं बच्चों? टिश्यू। एंड फर्दर इसी तरह से टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कह देते हैं? ऑर्गन। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे टिश्यूज हैं और ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों वो सेल है। तो ये जो सारे टिश्यूज हैं ये साथ में क्या कहलाता है बच्चों? ऑर्गन। क्या कहलाते हैं? ऑर्गन। तो टिश्यू ऑर्गन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? टिश्यू देखने को मिलेगा और टिश्यू के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा? सेल। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? सेल। सो दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन और ये टोटली साथ में परफॉर्म करते हैं फंक्शन को। फॉर दिस सेल टू फंक्शन एज यूनिट दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड विद द सराउंडिंग। सेल को फंक्शन एज अ यूनिट करने के लिए, साथ में वर्क करने के लिए सेल को क्या करना होगा? एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करना होगा और सराउंडिंग से भी इनको इंटरेक्ट करना होगा। These interaction occur at cell boundary where cell move between the cells and their external environment. ये कहाँ पे इंटरेक्शन? कैसा इंटरेक्शन? इंटरेक्शन की बात तो कह रहे हैं कि इंटरेक्ट करना होगा। कैसे इंटरेक्शन करना होगा? तो इन्हें सेल बाउंड्री पे काम करना होगा जहां पर सब्सटेंस क्या होते हैं? मूव बिटवीन द सेल एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सब्सटेंस अंदर भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं। इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन को समझेंगे। अगला टॉपिक हमारा सेल मेम्ब्रेन ही है बच्चों। नाउ सेल मेम्ब्रेन। The cell membrane is a thin boundary that surround a cell and protect its membrane, its content। क्या कह रहा है बच्चों? एक चीज याद रखिए, ये नोट में लिखिए। नोट जब भी मैं बोलूं तो अपने कॉपी में एक ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें लिखिए नोट। क्या लिखिए उसमें? नोट लिखिए। और ये पहला नोट क्या है? ऊपर में लिखिए नोट। क्या है आज का पहला नोट? सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट in all the type of cell, present in all type of cell, all type of cell। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल, इन दोनों ही सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो पहला नोट क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। It defines the individuality of a cell and is also called the plasma membrane। ये डिफाइन क्या करता है? इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल। तो सेल में अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो वो सेल नहीं कहलाएगा। सेल मेम्ब्रेन में आप समझिए ना, अगर आपके घर पे दीवार ही ना हो तो आप क्या उस घर को घर कहेंगे? नहीं कहेंगे बच्चों। इट इज सिमिलर है कि अगर सेल में सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर है ही नहीं तो हम उसे कैसे कहेंगे? सो एक सेल में जब तक सेल मेम्ब्रेन ना हो उसे सेल नहीं कहेंगे। तो सेल को सेल कहने के लिए क्या चाहिए?
सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन को ही दूसरा नाम बच्चों याद रखिए, एग्जाम में ना सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखिए। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल which mean it allow some substance to pass through it while blocking other। बच्चों आपको पता है, मैं बिलीव करता हूँ क्वेश्चंस पे आप एग्जाम के लिए लिखिए जरूर। पहला क्वेश्चन जो आपका लिख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन। उसका आंसर यहां से लिखिएगा, यहां तक मेम्ब्रेन तक। पहला क्वेश्चन ये आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आप लिख सकते हैं बच्चों आज का, वो है वाई सेल मेम्ब्रेन, वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आज का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका आंसर है बच्चों यहां से लेकर यहां तक। और अब समझिए क्या मतलब है। देखिए बच्चों, जैसा कि हमें पता है सेल के सबसे बाहर जो लेयर है वो कौन सा लेयर है, सेल मेम्ब्रेन का लेयर। ठीक है, थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, समझते हैं। ये मानते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लेयर क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन आपका। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, इसके अंदर क्या है, सेल। अब क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस, सपोज कोई भी सब्सटेंस, वाटर ही मान लेते हैं, वाटर आया, वाटर बोला कि मुझे सेल के अंदर जाना है। नाउ सेल मेम्ब्रेन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करेगा बच्चों अंदर कि सेल को इसकी जरूरत है भी कि नहीं, वाटर की जरूरत सेल के अंदर है या नहीं। अगर वाटर को सेल के अंदर जरूरत है, मतलब सेल में वाटर की लेवल कम है, वाटर का अमाउंट कम है, तो सेल की एंट्री अंदर हो, सॉरी वाटर की एंट्री सेल के अंदर होगी। बट अगर फिर से वाटर आया और अगर सेल के अंदर वाटर की मात्रा सफिशिएंट है, इस टाइम क्या है बच्चों, सबने किया, पार्शियल क्या होगा, मैजिस्टिक, फिर से एक बार बना लेते हैं। ठीक है, फिर से आया, कौन आया, वाटर आया भाई, वाटर आया। और अब सेल में वाटर का लेवल हाई और वाटर एंटर करना चाहता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है इस एंट्री को ब्लॉक कर देता है कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू इंटर इनटू द सेल। सो एट द सेम टाइम द सेल मेम्ब्रेन एक्ट as or allow it to enter and the same time it does not allow it to enter। मतलब एक ही टाइम में सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों काम कर सकता है, कुछ पार्टिकल्स को वो अंदर जाने भी देगा और कुछ को ब्लॉक भी करेगा। तो सेकंड का आंसर बच्चों यहाँ से यहाँ तक है। अब सवाल ये है किनको अलाउ करेगा किनको अलाउ नहीं करेगा, तो इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। सेल के अंदर जिस चीज का लेवल या कंसंट्रेशन कम होगा उसे वो एंट्री देगा और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसे एंट्री नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये होता है इट विल सेलेक्ट कि कौन अंदर जाएगा और कौन अंदर नहीं जाएगा। नाउ आगे क्या लिखा बच्चों, यू हैव लर्न हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स। आप ये पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर कैसे आता और जाता है। हाउ, डिफ्यूजन प्रोसेस, सिंपल है बच्चों, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द
सेल ऑफ एल्वेलाई कंट्रोल द मूवमेंट क्रॉस इट। ठीक है बच्चों, अब एक एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ जो इतनी दूर में बच्चों हमने दो क्वेश्चन हमें समझ में आया। पहला है शॉर्ट नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है बच्चों व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है सेलेक्टिव परमिएबल से, तो उसको जरूर करके जाइए। अब एक्टिविटी में क्या कहना चाहता है जरा देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीसेस ऑफ रफली इक्वल साइज। कह रहा है चाकू लीजिए, आलू को दो लगभग लगभग बराबर टुकड़ों में बांट दीजिए। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग अ वेइंग बैलेंस। फिर उनको वजन करने वाले मशीन पर रख के उनका वजन पता कर लीजिए। पुट वन पीस ऑफ द पोटैटो इन अ बीकर ए विथ प्लेन वाटर। फिर उसमें से एक आलू के टुकड़े को बीकर में डालिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर हो। क्या हो? वाटर हो। बीकर है, वाटर है इसके अंदर। क्या है बच्चों इसके अंदर? वाटर। नाउ पुट द अदर पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर बी विथ 20% ऑफ सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन। दूसरे बीकर में क्या है? पानी के साथ साथ या तो चीनी का घोल है या तो नमक का घोल है। 20% है। कितने बच्चों? 20। मतलब अगर आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है तो 20 ग्राम शुगर या सॉल्ट होगा और 80 ग्राम वाटर। इस तरह से कंपोजिशन। लीव them undisturbed for about an hour or until you notice a visible change in the size of pieces। बोला कि 1 घंटे के लिए दोनों को छोड़ दो। अगर फिर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो छोड़ो, वेट करो। देखो कोई ना कोई बदलाव तो आएगा ही उनके साइज में। तो देखते, मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। फिर इन दोनों का वेट कीजिए, वजन कीजिए। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेट। तो आपको डिफरेंस बताना है इनिशियल और फाइनल वेट में क्या अंतर आया है दोनों ही बीकर में। अच्छा, यहाँ पर आपको रिजल्ट दिया हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? द पोटैटो बीकर ए वाले में क्या है? पोटैटो पीस स्वेल, ये फूल गया है। और बी वाले में क्या है? पोटैटो पीस श्रिंक, सिकुड़ गया। ऐसा क्यों है समझिए। एक मिनट मैं आपको क्लोज ही तो नहीं करना लाइए। ठीक है, इस बीकर में एक सेल है। ठीक है बच्चों, इस लाइन खींच लो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस बीकर में थोड़ा टेढ़ा हो गया बच्चों। तो इतना ही रहने दो। इस बीकर में क्या है? एक सेल डाल दो। ठीक है, दोबारा बना लो सेल। इसमें जब आपने पानी डाला तो क्या हुआ होगा? वाटर कंसंट्रेशन, अंदर वाटर था, बाहर जो है बच्चों बहुत हाई वाटर है। क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो वाटर क्या होगा? अंदर सेल के अंदर मूव करेगा। वाटर क्या करेगा? सेल के अंदर मूव करेगा। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे केस में क्या हुआ होगा? दूसरे केस में क्या हुआ होगा? इस केस में जब तुमने बनाया तो वाटर के साथ साथ इसमें चीनी का घोल है। क्या है? चीनी या नमक का घोल है। तो यहाँ पर बाहर में क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन कम है। वाटर का कंसंट्रेशन कम। तो पहले केस में जहां पर पानी जो है वो सेल के अंदर जा रहा है, वहीं पर दूसरे केस में पानी जो है वो सेल से बाहर निकल रहा है। पानी क्या हो रहा है? सेल से बाहर निकल रहा है।
दूसरे केस में क्या हो रहा है, पानी सेल से बाहर निकल रहा है, जिसके वजह से, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाहर पानी की मात्रा कम है। हमें पता है, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है, डिफ्यूजन क्या होता है कि जहां पर ज्यादा होता है वहां से कम की ओर मूवमेंट होना। तो बाहर क्या है, कम है, अंदर क्या है, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर बाहर से, सॉरी अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा, अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा। वही पहले केस में क्या है कि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और बाहर में प्योर वाटर है, तो वाटर क्या होगा, बाहर से अंदर सेल के अंदर जाएगा। इसी वजह से बच्चों बीकर ए में क्या हुआ है कि वाटर कंसंट्रेशन जो है, बीकर ए में वाटर कंसंट्रेशन अंदर जाने की वजह से स्वेल हो गया है, जबकि बीकर बी में जो है वो श्रिंक हो गया है। आई होप ये एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ में आ गया होगा। क्या लिखा है, व्हाट इफ मूंग बीन सीड्स आर केप्ट इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 12 आवर्स, व्हाट विल हैपन इन दैम। देखिए कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, यहाँ दो चीजें आपको और समझना होगा। पहला क्या समझना, पहला समझना कंसंट्रेटेड और दूसरा समझना आपको डाइल्यूट। कंसंट्रेशन का मतलब है द वाटर कंटेंट इज लेस, वाटर कंटेंट इज लेस, जरूर लिखिए, अभी इतना ही काफी है आपके लिए। और डाइल्यूट का मतलब है द वाटर कंसेंट्रेशन या कंटेंट इज मोर, वाटर कंटेंट इज हाई, वाटर कंटेंट इज हाई। कंसेंट्रेशन का क्या मतलब है, इस शब्द का कंसेंट्रेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर वाटर की मात्रा कम है। अच्छा वाटर की मात्रा कम है तो क्या मतलब है, देखिए बच्चों आप ले लो 1 लीटर वाटर ले लो, पानी ले लो, 1 लीटर क्या ले लो, जग में 1 लीटर पानी लो, एक और लीटर पानी लिए, 2 जग लिए, 1-1 लीटर पानी भर लिए। अब क्या हुआ, जब इसमें आप शुगर सॉल्यूशन मिला दो, क्या मिला दो इसमें, शुगर सॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि इसमें आपने सॉल्यूट मिला दिया, शुगर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट होगा। आपने जब सॉल्यूट मिला दिया तो वहां पर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया। इस तरह की चीज को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। क्या कहेंगे बच्चों, कंसंट्रेटेड। और दूसरे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, डाइल्यूट। क्या कहेंगे, डाइल्यूट। जहां पर प्योर वाटर जैसा कुछ मिलेगा या वाटर ज्यादा दिखेगा वो डाइल्यूट होगा, जहां वाटर कम होगा उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। तो बच्चों कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन 3 भी आप कर सकते हैं इसको कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन और व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट। क्वेश्चन 3 कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड और व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन, 3 और 4 क्वेश्चन। ओके चलिए अब व्हाट इफ थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या होगा, पहले बोल रहा है एक मूंग है, उसको पानी में डाला, क्या डाला, आर केप्ट इन कंसिडर्ड आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 12 आवर। देखिए बच्चों 12 घंटे तक पहले मूंग को पानी में रखा गया, तो मूंग क्या होगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। फिर इसी मूंग को जब हम कंसंट्रेटेड में डालेंगे तो इसके अंदर का पानी निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, फिर वही बात हो जाएगा। 12 घंटे के बाद सेल में पानी की मात्रा ज्यादा है, सेल में पानी की मात्रा ज्यादा है, पर जब उसको हम कंसंट्रेटेड में रखेंगे तो क्या होगा, सेल के बाहर पानी की मात्रा कम है, सेल के बाहर पानी की मात्रा कम है, तो सेल से पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। तो सेल के अंदर पानी क्या हो जाएगा, कम, और सेल इस बार अब सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, क्या लिखिएगा आंसर, क्वेश्चन 5 आज का, द मूंग बीन सीड्स विल गेट श्रिंक। क्या लिखिएगा, द मूंग बीन सीड्स गेट्स श्रिंक। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। व्हाट डू यू इन्फर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म ऑफ चेंज इन देयर वेट। ऊपर वाले में लिखा है, हमने तो बता ही दिया, जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका वेट बढ़ जाएगा।
द वेट ऑफ पोटैटो ए हैज इंक्रीज्ड व्हाइल द पोटैटो बी हैज डिक्रीज्ड। सिंपल सी बात है, ए में क्या हुआ है, वाटर लेवल बढ़ गया क्योंकि वो स्वेल किया है, तो ऑफ कोर्स पानी बढ़ गया अंदर, तो वजन बढ़ जाएगा। और बी वाला क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। क्या हो गया है, सिकुड़ गया है, पानी इसमें से निकल गया है। पानी निकल गया तो वजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ। अब बोल रहा है ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर आपको समझा है। अब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ फिर से। दिस हैपन बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन अलाउ द वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल। फिर वही बात है कि वाटर जिसमें है वो अंदर चला गया है, और जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें जो है वो अंदर नहीं जा सका। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विथ मोर और लेस to an area with less water or more concentrated until the concentration in the two become equal. This movement of water through selective permeable membrane is called osmosis. देखो वाटर के लिए क्या बोलते मान लेते हैं ये दो साइड, कहता है कि अगर दो सिस्टम है और एक तरफ पानी की मात्रा ज्यादा है और दूसरे तरफ पानी की अमाउंट कम है, तो ज्यादा से कम की ओर पानी का मूवमेंट होगा। ज्यादा से कम की ओर पानी का मूवमेंट होगा, तब तक होगा जब तक कि ये लेवल बराबर ना हो जाए। जब तक कि ये दोनों लेवल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। अभी अभी कोई टर्म समझाए, वहां देखिए ये वही टर्म का यूज किया है। वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विथ मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट टू एन एरिया विथ लेस वाटर। वाटर कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम एन एरिया विथ मोर वाटर, जहां पर पानी का मात्रा ज्यादा होगा, और लेस सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब वही बात है जहां पर लेस सॉल्यूट मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी अभी डाइल्यूट के लिए क्या बोले थे, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी, वाटर कंटेंट इज हाई, सेम बात लिखा है। टू एन एरिया विथ लेस वाटर और मोर सॉल्यूट मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कहाँ मूव करेगा, जहां पर कम पानी या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। until the concentration in the two area becomes equal। इसी मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। तो क्या लिखिएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, आज का सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ऑस्मोसिस। तो देखिए ऑस्मोसिस स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं, इसको आप अगर वहां से नहीं लिखना चाहते, बहुत लंबा आंसर हो गया, तो मैं आपको लिख देता हूं, आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए इसे द मूवमेंट ऑफ water from dilute या फिर यहाँ ये मत डाइल्यूट मत, यहाँ लिखिए आप लोग फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मैं कलर बदल लेता हूँ आप लोग, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द एरिया
with area of area with मतलब area of होगा ठीक है area of low concentration of water is called osmosis osmosis याद रखिए बच्चों osmosis सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए होता है किसके लिए होता है वाटर के लिए हम यूज करते हैं नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट आगे क्या लिखा है You have learned in activity 7.8 dye spreading in area and 7.9 fragrance spreading in air ये ग्रेड 8 में है क्लास 8 का चैप्टर 7 में आपको समझाया हुआ एग्जांपल दिया है वहां पर एक चीज बोला गया है डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन diffusion is the net movement of particles from higher to lower concentration which occurred even without a membrane ठीक है अगला क्वेश्चन आज का क्या है एक्सप्लेन डिफ्यूजन क्या है क्वेश्चन एक्सप्लेन डिफ्यूजन इसमें आप बुक का यूज कर लीजिए देखिए बच्चों ये सेम है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कोई अंतर नहीं खास चीज क्या है ऑस्मोसिस वाटर के लिए है और डिफ्यूजन वाटर को छोड़कर बाकी किसी भी चीज का मूवमेंट कहां से हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में अगर होगा तो हम क्या कहेंगे उसे डिफ्यूजन क्या कहेंगे डिफ्यूजन फिर से समझिए डिफ्यूजन क्या होगा डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कोई भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है पर उसका क्या होना चाहिए मूवमेंट होना चाहिए फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन कहां से कहां तक होना चाहिए बच्चों फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन का मूवमेंट होना चाहिए तो इसका आंसर यहां से डिफ्यूजन से लेकर मेम्ब्रेन तक होगा आगे क्या लिखा है ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वही बात जो आपको बोले ऑस्मोसिस क्या है डिफ्यूजन ऑफ वाटर अगर सही से समझा जाए बच्चों तो पहले आपको डिफ्यूजन देना चाहिए था ताकि वहां पर क्या होता आप समझ पाते डिफ्यूजन क्या है कोई भी सब्सटेंस जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाए मतलब जहां पर ज्यादा है वहां से कम की ओर जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन अगर यही डिफ्यूजन पानी के साथ हो जहां पर ज्यादा पानी है वहां से कम पानी की ओर जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग ऑस्मोसिस क्या कहेंगे ऑस्मोसिस नाउ ये तीन दिया हुआ है पुराने बुक में तो बहुत डिटेल्ड में था बच्चों आपके बुक में थोड़ा सा कम मात्रा में दिया हुआ पर दिया तो है तो फिर पढ़ेंगे पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है देखिए तो इसको ऐसे रखते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए ठीक ठीक है एक सेल है एक सेल किसी के अंदर अब क्या होगा देखिए सेल है तो लिक्विड होगा लिक्विड के लिए ब्लू कलर ही ठीक सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इक्वल टू सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम इंट्रासेलुलर मीडियम मतलब अंदर और बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर टर्म क्या यूज किया गया याद रखिए बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब बाहर और इंट्रा मतलब अंदर
क्या कह रहा है, जितना पानी का कंसंट्रेशन अंदर है उतना ही कंसंट्रेशन बाहर भी है। अब देखिए, जब दोनों का लेवल बराबर होगा, दोनों का अमाउंट बराबर होगा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, किस चीज का, पानी का, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, तब किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। लिखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आंसर लिखिएगा, व्हेन द concentration of water inside the cell, inside the cell आपके बुक में इंट्रासेलुलर है, आप लोग वही यूज कीजिए। when the concentration of water intracellularly and extracellularly, सेलुलर ही लिखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर आर इक्वल, जब पानी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही बराबर हो कंसंट्रेशन, तब हम क्या कहते हैं इसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चे इसे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें लिख लीजिए, लिखने के लिए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट हैपन व्हेन वी पुट अ सेल, in the isotonic solution, in the isotonic solution। तो लिखिएगा, आंसर लिखिएगा बच्चों, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन तो बराबर है, जितना पानी अंदर है उतना ही पानी बाहर है, तो ना तो पानी अंदर जाएगा ना तो पानी बाहर निकलेगा, तो कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। लिखिएगा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई भी मूवमेंट, पानी का कोई भी मूवमेंट बच्चों नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्या है बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए क्या बोल, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इज लेस देन, किससे, सॉल्यूट इंट्रासेलुलर मीडियम, मतलब ये एक है, इसके अंदर सेल डाले तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो कम है, मतलब बाहर जो है पानी की मात्रा कम है और अंदर जो है वो पानी की मात्रा ज्यादा है, अंदर पानी की मात्रा ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से कम की ओर आ जाएगा। तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम द सेल टू दी सराउंडिंग, फ्रॉम द सेल टू दी सराउंडिंग। इस केस में क्या होगा, सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक, क्या कर जाएगा, श्रिंक। नहीं तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन का उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, हाइपोटोनिक है। अंदर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर जो है, यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर जो है सॉल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्यूट की मात्रा कम है तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी और अंदर पानी की मात्रा कम होगी, तो क्या होगा, सेल के अंदर पानी आएगा। तो लिखिएगा, एक्सप्लेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
व्हेन, आंसर लिखिएगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर outside the cell is more than inside the cell, it is called हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? जब पानी जो है आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर पानी ज्यादा होगा और सेल के अंदर पानी कम होगा। फिर एक क्वेश्चन इससे बनता है बेटा, इस तरह से अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा? व्हाट हैपन, ऊपर वाले क्वेश्चन से बना देते हैं इसको। व्हेन वी पुट अ सेल इन द, यहाँ पर लिख लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या लिखो? ये क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट हैपन व्हेन वी पुट अ सेल इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा बच्चों? बार बार क्वेश्चन क्यों लिखना, एनर्जी क्यों वेस्ट करना? आप लोग लिखिए, मुझे तो बहुत काम है। लिखिएगा बच्चों, द वाटर फ्रॉम आउटसाइड enter the cell and cell will be swell। क्या कह रहा है कि अब जो, क्योंकि बाहर जो है पानी की मात्रा ज्यादा है और सेल में पानी की मात्रा कम है, तो सेल के अंदर पानी एंटर करेगा और सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल फूल जाएगा। आसान था बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है बच्चों? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उल्टा हो जाएगा। इस बार क्या होगा कि पानी जो है वो सेल के अंदर ज्यादा होगा और आउटसाइड में पानी क्या होगा बच्चों? कम होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा? इस बार क्या लिखिएगा क्वेश्चन? एक्सप्लेन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा बच्चों? एक्सप्लेन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड, क्या होगा इस बार? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल is more than outside the cell, more than outside the cell, it is called hypertonic solution। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसी को? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया है और सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो क्या हो? सेम क्वेश्चन फिर से लिखिए, व्हाट हैपन व्हेन वी पुट अ सेल इन अ, अब क्या लिखिएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा बच्चों? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा? द वाटर फ्रॉम इनसाइड। कहां से? यहां पर दोबारा लिख लीजिए। क्या होगा आंसर? द वाटर फ्रॉम द सेल, वाटर फ्रॉम द सेल मूव to the surrounding, move to the surrounding and surrounding and the
सेल विल श्रिंक, सेल विल श्रिंक। श्रिंक का क्या मतलब है बच्चों? पिचक जाना। क्या हो जाना? पिचक जाना, है ना। कैसे देखिए वो किसमें पिचका हुआ रहता है ना, उसी तरह के हाल में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन। नाउ इरेज एवरीथिंग सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। आप वीडियो में देख सकते हैं तो डिलीट कर दें, आप थोड़ा आगे पीछे करके पॉज करके उतार सकते हैं। क्वेश्चन आंसर दोनों ही आपको यहाँ पर मिल रहा है बच्चों। सेल वॉल को लेकर कुछ और चीजें आपको इंटरेस्टिंग पढ़नी चाहिए। क्या है बच्चों? स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। सेल मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होती है बच्चों, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर। कितनी छोटी होती है? 7 से 10 नैनोमीटर। यहाँ पर एक शब्द है नैनोमीटर, तो लिखिएगा बच्चों नोट, फिर से नोट। नोट कैसे बनाना है? ऐसे बनाइएगा, ऊपर नोट लिखिए। ये कहाँ लिखिएगा? कॉपी जैसे आपका ये है, मतलब ये आपका कॉपी, ठीक है। तो साइड में आप लोग के पास जगह होता है, वहां पर ऐसे कीजिएगा, नोट लिखिएगा और लिखिएगा 1 नैनोमीटर इक्वल टू, बॉक्स के अंदर ही रखिएगा, ये नहीं मेरे तरफ बॉक्स के बाहर, मेरा तो टैब है, आपका तो कॉपी है, आपको पता है स्पेस कितना लगेगा। 10⁻⁹ मीटर। क्या है? 1 नैनोमीटर का क्या मतलब है? 10⁻⁹ मीटर। ये आप याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 1 नैनोमीटर कितना बराबर है? 10⁻⁹ मीटर। ओके, सेल मेम्ब्रेन के बारे में और क्या बोला गया? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, फैट एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बना है, लिपिड एंड प्रोटीन, फैट और प्रोटीन से। दी फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर जिसमें कहा गया है कि ये लिपिड और प्रोटीन से बना है, वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो लिखिएगा एक्सप्लेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या लिखिएगा बच्चों? एक्सप्लेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या लिखिएगा? एक्सप्लेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या लिखा है? द मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर। द मेम्ब्रेन हैज lipid bilayer, two layer of special fat molecule with water attracting head outward and water repelling tail inward with protein embedded in them। क्या बोला गया? The membrane has lipid bilayer। कह रहा है लिपिड का मतलब क्या है बच्चों? फैट। क्या है? फैट। कह रहा है लिपिड बाइलेयर है, फैट की दो परत है। आप देख सकते हैं एक फैट की परत है और नीचे भी एक फैट की परत है, आप देख सकते हैं ऊपर भी एक फैट की परत है और नीचे भी फैट की परत है। तो दो परत है लिपिड बाइलेयर। क्या कहा गया है? लिपिड बाइलेयर। उसके बाद क्या कहा गया? टू लेयर ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल विथ, अच्छा बच्चों लंबा आंसर हो जाएगा तो ये वाला बात आप नहीं लिखिए, यहां लिखिएगा वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड। आप देख सकते हैं इसमें दो चीजें, ये इसका टेल दिख रहा है आप लोगों को, ये अंदर रहेगा, किसके ओर रहेगा? अंदर की ओर। आप देख सकते हैं ये कहाँ है? अंदर की ओर है। और हेड आउटवर्ड, हेड क्या है? आउटवर्ड। हेड कहाँ रहेगा? बाहर की ओर रहेगा। और टेल कहाँ रहेगा? अंदर की ओर। टेल कहाँ रहेगा? अंदर की ओर। आप सब में देख सकते हैं हेड आउटवर्ड है और टेल क्या है? अंदर की ओर है। टेल कहाँ है? अंदर की ओर है। हेड कहाँ है? बाहर की ओर। तो दो परत होती है, दोनों परत में खास बात क्या है कि हेड जो है वो बाहर की तरफ है और टेल कहाँ है? इनवर्ड। टेल कहाँ है? इनवर्ड। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है। तो ये पहला लाइन है, कहा गया विथ प्रोटीन इम्बेडेड इन दैम। अब प्रोटीन देखिए, ये परत है इनका, उसके बीच में प्रोटीन है, उसके बीच में क्या है? प्रोटीन। आप देख सकते हैं लिपिड बाई लेयर, लिपिड जो है यहाँ मान लीजिए लिपिड है, क्या है? ये पूरा लिपिड है, इसके बीच में प्रोटीन घुसा हुआ है। इम्बेडेड का मतलब धसा होना, इम्बेडेड का मतलब धसा। आप देख सकते हैं प्रोटीन एकदम बीच में है इनके, ये एक कॉन्टिन्यूअस लिपिड का एक परत है, उसके बीच में प्रोटीन धसा हुआ है। प्रोटीन क्या है? धसा हुआ। समझ में आ रहा है? बीच में घुसा हुआ है प्रोटीन, दोनों तरफ फैट 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 है, बीच में प्रोटीन है। बीच में क्या है? प्रोटीन। ये पहला पॉइंट था बच्चों, कहां से कहां तक लिखना है मैं अंडरलाइन कर देता हूं।
इसका आंसर अभी देखिए बच्चों, ये 3 पॉइंट में यहाँ तक आंसर होना है। इसमें से थोड़ा थोड़ा काट देता हूँ ताकि आसान हो जाए बच्चों। द लिपिड हैज लिपिड बाइलेयर, fat molecule with water repellent head outward and water repelling inward with protein embedded। ये जो ये है ये नहीं लिखना है आपको, 2-3 बातें बाकी लिखना है। आगे देखिए, द मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवे, फ्लिप एंड रोटेट विदिन द हेंस इट इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड क्यों कहते हैं इसको? इनके जो मॉलिक्यूल है वो मूव करता है साइडवेज। साइडवेज तो जाता ही है दोनों साइड, क्या एक साइड नहीं दोनों साइड जा सकता है। फ्लिप कर सकता है, फ्लिप का मतलब है पलटना, पलट सकते हैं खुद को, क्या कर सकते हैं ये पलट सकते हैं। एंड रोटेट, और घूम भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं रोटेट। इसी वजह से इस मॉडल को क्या कहा गया फ्लूइड, क्या कहा गया है फ्लूइड। प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट एज गेट कीपर इन हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू। प्रोटीन गेट कीपर की तरह होता है। गेट कीपर क्या होता है? जो गेट पे खड़े नहीं होते गार्ड, उसके तरह ये क्या करता है सब्सटेंस को अंदर जाने में अलाउ करता है, क्योंकि ये तो अंदर जाने नहीं देंगे, तो ये गेट कीपर होते हैं। प्रोटीन्स क्या होता है बच्चों? गेट कीपर होता है और ये सब्सटेंस को अंदर जाने देता है। सिंस इट इज अरेंज लाइक अ टाइल इन अ मोजाइक, इट इज कॉल्ड मोजाइक मॉडल। क्योंकि ये टाइल्स की तरह बने हुए हैं, क्या है ना, इसी वजह से इसको मोजाइक कहा गया है। क्या है? मोजाइक। इसलिए इस मॉडल को क्या कहा है? मोजाइक मॉडल। ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये आप फ्लूइड मोजाइक मॉडल के आंसर में लिखिएगा बच्चों। ऑल लिविंग सेल कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग एंड देयर neighboring cell through the cell membrane. However, cell of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called cell wall। आगे हम cell wall के बारे में पढ़ेंगे, पर छोटा सा में ही इसने एक लाइन का फंक्शन लिख दिया। क्या लिख दिया है? फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सो इट कैन कम्युनिकेट विद द सराउंडिंग एंड देयर नाइबरिंग सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो सेल जो है, सभी सेल आसपास से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक्टिविटी 2.3 थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज का है। या ये तो सेल वॉल पे लग रहा है बच्चों, इसको हम लोग कल करेंगे। सेल वॉल नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में किया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से करके लाइएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। थैंक यू।